बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। आपको याद होगा कि जब 9/11 का वाक़या हुआ तो बड़ी सरफेस की थी, बहुत सामने आई थी एक ऐसी खातून की पेशीन गोइयाँ जिनका ताल्लुक बुल्गारिया से था, जिन्होंने कहा था कि तैयारे जो हैं वो आपस में टकराएंगे या फिर दो बड़े बड़े परिंदे नुमा चीज़ें जो हैं एक दूसरे से टकराएंगी, जिससे जंग का आगाज़ होगा। वो पेश गोई जो है इसको बार बार कोट किया गया और दुनिया ने देखा कि 9/11 में जो दो तैयारे आपस में टकराए थे, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, उसके बाद जो वॉर ऑन टेरर का आगाज़ हुआ है। तो आज तक अफगानिस्तान में पहले रूस और फिर अब अमेरिका अपने जख्म चाटता दिखाई दे रहा है। तालिबान के साथ मुआहदे मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक कशीदगी बढ़ी है और जंग का ख़तरा जो कि इस खत्ते पे मंडलाने लगा, उसमें भी तैयारों का खासा अमल दखल रहा है। जिसमें एक बहुत बड़ी बात तो ये है जो इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वाज़ेह कर दी अपने बयान से कि अभी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते मोदी सरकार की टोन अंदाज नहीं बदलने वाला। ये वो हकीकत है जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उसके साथ साथ जो मज़े का खेज़ एक बात सामने आई है वो राफ़ेल तैयारों की डील के हवाले से है। और 36 राफ़ेल तैयारों की 2016 में फ्रांस हुकूमत के साथ 59,000 करोड़ रुपए के जो मुआहदे हुए थे मोदी सरकार के, वो बकौल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दावा किया कि वो चोरी हो गए हैं। ये इलेक्शन से बचने का, इलेक्शन में नाकामी से बचने का एक और हरबा है जो कि मोदी की हुकूमत जो है वो इख्तियार कर रही है, सरहदों पर दबाव डालने के साथ साथ। लेकिन मैं इस बात को इसलिए कोट कर रही हूँ कि याद रहे कि इंडिया का इस तरह का ये दावा जो है ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। मकबूजा कश्मीर जिस पे इंडिया जो है उसे अपना अटूट कहता है, वो कहता है कि उसका तो इल्हाक हो चुका है कश्मीर के साथ। दरअसल पाकिस्तान जो है या फिर कश्मीर के लोग जो है वो पाकिस्तान की एमा पर, वहाँ पर जिस खुद मुख्तारी का मुतालबा करते हैं वो नाजायज़ है। हकीकत ये है कि 1995 में 1995 में इंडिया ने ये इसी तरह का दावा किया था कि हमारे पास जो इल्हाक का कागज़ मौजूद था वो भी गुम हो गया है, चोरी हो गया है। यानी यूनाइटेड नेशन समेत किसी जगह पर आज तक वो एक सेशन लेटर, वो इल्हाकनामा जिसमें मुआहिदा सामने आए कि राजा ने इल्हाक कर दिया था किसी भी तरह से जब पार्टीशन हो रही थी इंडिया के साथ, नहीं है। कोई ऐसा तहरीरी सबूत ही मौजूद नहीं है। लेकिन इंडिया अपने दावे पे कारबंद है, ना वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पे अमल करने पे आता है, ना वो किसी जगह पे इस सबूत को पेश करता है। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में पाकिस्तान पर दहशतगर्दी पे इल्ज़ामात लगाता भी है और उसमें सुरखरू भी हो जाता है, उसमें कामयाब भी होता दिखाई देता है। याद रहे कि एलेस्टर लैम्ब की एक बड़ी मशहूर ज़माना किताब है इनकम्प्लीट पार्टीशन, 1997 में ये किताब सामने आई थी और उसमें इस मुसन्निफ ने सिरे से ऐसे किसी भी एक सेशन लेटर या इल्हाकनामे का कहा है मौजूद ही नहीं है। ये इंडिया जो है वो सरासर झूठ बोल रहा है। एक दूसरी किताब जिसमें इसको चैलेंज किया गया है वो अभी पिछले दिनों वफात पाने वाले स्टैनली वॉलपर्ट की है। उन्होंने भी अपनी किताब में जो कि नेहरू अ टेररिस्ट विद डेस्टिनी, उसमें उन्होंने जिक्र किया है जो मुतज़ाद बयानात हिंदू सरकार के या मुख्तलिफ हुकूमतों के आते रहे इस इल्हाकनामे से मुतालिक। सो ये तो रहा थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका, जो वो कहते हैं कि कश्मीर पे हमारा हक है, हमने कब्ज़ा नहीं किया हुआ, दरअसल ये तो हमारे साथ इल्हाक हुआ है। सो ये भी एक झूठ, एक ढोंग है जो कि मुसलसल रचाया जा रहा है। लेकिन तैयारों के हवाले से चूँकि बात हो रही है तो तैयारे पाकिस्तान ने जिस तरह से एयर कॉम्बैट में काउंटर किया इंडियन इंट्रूजन को, उसके बाद जो एक सवाल उठाया गया अमेरिकन हुकूमत की तरफ, उसने चौंका के रख दिया पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के दिफा के साथ दिलचस्पी रखने वाले हर शहरी को। उन्होंने कहा कि आपने F-16 का इस्तेमाल जो है वो एंड एग्रीमेंट, जो एंड यूज़र एग्रीमेंट है उसकी वायलेशन में किया है। एंड यूज़र एग्रीमेंट का मतलब यह हुआ कि अमेरिका जब किसी भी मुल्क को दिफाई हथियार देता है तो उसके साथ कुछ शराइत लागू करता है और बकौल ये कि इन शराइत के मुताबिक ये मामला जो है पाकिस्तान नहीं यूज़ कर सकता था F-16 तैयारों को। ये एक ऐसी चौंका देने वाला इंकशाफ है कि जिसके ऊपर बहुत सारे लोग सवालिया निशान भी उठा रहे हैं। यकीनन इसके ऊपर बात जो है वो भी हम करेंगे आज के शो में। याद रहे कि पाकिस्तान जो है उसने अपने दिफा में हमेशा बातें की है, लेकिन जब इंडिया के मोदी जो है, जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो चले गए थे बांग्लादेश, उन्होंने खुद अलल ऐलान बबांगे दोहल बड़े फ़ख्रिया अंदाज में ऐलान किया था कि ये जो पार्टीशन हुई है, तकसीम हुआ है, जो सकूत ढाका हुआ था, उसमें मुक्ति बाहिनी में उन्होंने राष्ट्रीय सेवक के एक सरगर्म कारकुन की हैसियत से हिस्सा लिया हुआ है। तो वो जो पाकिस्तान का दावा था कि इंडिया ने उसमें मुक्ति बाहिनी की सूरत में इन्फिल्ट्रेट किया था, उसकी बाकायदा उन्होंने अपने मुंह से एक गवाही दी हुई है। लेट्स हैव अ लुक कि उन्होंने क्या कहा है। 13 लाख हिंदुस्तान की सेना के जवान प्रथम विश्व युद्ध में जुड़े अपने लिए नहीं, भारत की सत्ता बचाने के लिए नहीं, भारत का भूभाग बढ़ाने के लिए नहीं, किसी और के लिए लड़े, किसी और के लिए मरे और करीब करीब 75,000 लोग शहीद हुए। बांग्लादेश में जब मुक्ति योद्धा अपना रक्त बहा रहे थे, अपनी जवानी
जान की बाजी मुक्त योद्धा लगा रहे थे। पता नहीं था कि कभी बांग्लादेश बनेगा, कभी सत्ता के सिंहासन पर जाने का अवसर मिलेगा। एक अमर सोनार बांग्ला का प्रेरणा थी, हम ही तो वो लोग थे। वो एक एक मुक्ति योद्धा, आज यहाँ मुक्ति योद्धा यहाँ बैठे हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान की फौज ने अपना रक्त बहाया। हमने बांग्लादेश के विकास की चिंता की, बांग्लादेश के स्वाभिमान की चिंता की। हमने बांग्लादेश के स्वाभिमान के लिए, मुक्ति योद्धाओं के लिए लड़ाई लड़ी। कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय फौज ने अपना खून बहाया, ये वो कन्फेशन है जो कि भारत के वजीर आजम ने अपनी ज़बान से किया हुआ है। दुनिया इसको तो दहशतगर्दी तस्लीम नहीं करती, इसके बारे में तो बात नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान के किरदार के ऊपर मुसलसल जो है वो सवालिया निशान उठाए जाते हैं, जो कि यकीनी तौर पर जो डबल स्टैंडर्ड्स इस वक्त प्रिवेल कर रहे हैं उसकी तरफ भी इशारा करते हैं। और पाकिस्तान की सिफारतकारी के बारे में भी सवालिया निशान जो है उसके ऊपर भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आपको मालूम ही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात की है नवाज शरीफ से मुलाकात की, इसको बहुत सारे लोग जो हैं इस पे एक जिसे कहते हैं सवालिया निशान उठा रहे हैं कि कल तक तो एक दूसरे के खिलाफ मुतनफ़र बयानात देने के सिलसिले में एक दूसरे पे बाजी और सबकत ले जाने में सब पेश थे। आज जो है वो क्या हो गया कि ये इतनी एक दूसरे के ऊपर मोहब्बत और इतना एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक का मामला याद आ गया, जो कि एक अच्छी रिवायत है सियासत में। दुआ यही है कि यही अच्छी बात और इंसानियत के ऊपर मबनी सलूक जो ये प्रिवेल करे और ये हमेशा याद रहे, सिर्फ बुरे वक्त में नहीं बल्कि अच्छे वक्तों में भी इंसान और इंसानियत का और भरम जो है रिश्तों का और मामलात का वो रखा जाए। लेकिन क्या ये सिर्फ इंसानियत और इंसानी हमदर्दी पर मबनी सलूक है या कोई ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है? ये तमाम वो बातें हैं जो कि आज मैं अपने एक्सपर्ट्स के सामने रखूंगी और उनकी राय और ओपिनियन जो है वो आपको जानने का मौका मिलेगा। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर एनालिस्ट आरिफ हमीद भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब मेरे साथ आने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब मेरे साथ हैं जो कि निगरान वज़ीर दिफा भी रह चुके हैं और उसके साथ साथ साबिक सेक्रेटरी डिफेंस भी हैं, और आमिर ज़िया साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं। आई वेलकम यू ऑल। और मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी जो कि मैंने शुरू किया है मोदी सरकार की एट्रॉसिटीज़ से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के F-16 के मुआहदे के ऊपर। तो मैं जानना चाहूँगी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब, क्या इसमें कोई हकीकत है कि पाकिस्तान नहीं इस्तेमाल कर सकता है किसी भी जंग की या किसी ऐसी सूरत हाल में इंडिया के ख़िलाफ़ F-16 को किसी ऐसे मुआहदे की रूह से? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं जब तक डिफेंस सेक्रेटरी था और GHQ में भी रहा और ये तमाम जो प्रोक्योरमेंट होती है इनको हम देखते रहे, मेरी नज़र में कोई ऐसा क्लॉज गुजरा नहीं है। एंड यूज़र का जो क्लॉज है जिसका जिक्र होता है वो ये है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जो हमें कुछ चीज़ों के बारे में ऐसा था, और F-16 उन इक्विपमेंट में आता है। अगर कोई F-16 महज दिए गए हैं टेररिज्म के लिए और उनकी कीमत अदा नहीं की गई, वो उसके बारे में फिर मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि हमने जो चीज़ें ख़रीदी हैं वो जब आपकी मलकियत हो जाती हैं तो वो जैसे आपके हाथ में छुरी हो, आप माल्टा काटते हैं या सेब काटते हैं, इस पर कोई कदर नहीं लगा सकता। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये भी है, मिसाल के तौर पर ये क्लॉज है जिसका मुझे इल्म नहीं है कि आप इसको सिर्फ टेररिज्म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हो, तो हमने एग्जैक्ट टेररिज्म के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो स्टेट टेररिज्म इंडिया ने बर्पा कर रखा है कश्मीर में, तो उस लिहाज से भी मेरा ख्याल हम उसको जायज़ करार दे सकते हैं। और एक बात जो सरकारी तौर पर पाकिस्तान ने कही है वो ये कि शायद कोई क्लॉज में ऐसी बात हो कि हम इसको ऑफेंसिव रोल में इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमने तो डिफेंसिव रोल में किया है। तो पहली बात तो ये कि ऐसा कोई क्लॉज मेरी नज़र में है नहीं। दूसरा ये कि अगर ये सिर्फ टेररिज्म के ख़िलाफ़ था तो हमने टेररिज्म के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल किया है। और तीसरा ये कि हमने ऑफेंसिव रोल में नहीं, हमने डिफेंसिव रोल में इस्तेमाल किया है। इंट्रूडर्स आए हैं, हमने अगर शूट डाउन किसी को किया है तो अव्वल तो जैसे हमारी एयरफोर्स कह रही है हमने JF-17 से गिराया है, वही बात मानने वाली है। दूसरा कोई अभी तक सबूत हमें हासिल हो ही नहीं सका है। तो ये एंड यूज़र वाले जो क्लॉज है ये मैंने देखा है, लेकिन वो उसका सिर्फ ये वाले साइड थी कि आप इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ज़्यादा उनको ये शक था भी कहीं चाइना को ना दे दें या रशिया को ना दे दें या कुछ किस्म के, तो वो हमने नहीं किया, ऐसी कोई खिलाफ वर्जी हमने नहीं की है। और बाकी जो हमारा हथियार है जिसके लिए हमने पे किया है, मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई रोक सकता है कि हम किसके लिए इस्तेमाल करें या किसके लिए इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल DGISPR को कोट करते हुए कि हमने ये कैपेबिलिटीज जो हैं ये आप ही के लिए तो हासिल की हैं, तो अगर जिनके लिए हमने हासिल की हैं अगर हम उन्हीं पर ही नहीं उसको ट्राई कर सकते या इस्तेमाल कर सकते उस सूरत में जबकि हमें खुद जारियत का सामना हो, तो फिर उस पर बड़ा सवाल उठता है जो कि एक तशवीश की वजह रीज़न है। यही सवाल लेके मैं आपकी तरफ आऊँगी भट्टी साहब
कि क्यों फिर इस तरह की चीज़ों के ऊपर इतना जो है ये एकदम से शोर बरपा हो जाता है, जब ये बहुत इनका ताल्लुक मुल्क की सिक्योरिटी से है। यकीनी तौर पर अगर हम समझते हैं कि मुल्क का दिफा जो है मजबूत हाथों में है और वहाँ पर ऐसी बातें हो रही होंगी जो कि मुल्क की सलामती के लिए और उसकी बेहतरी के लिए होंगी, तो फिर इन पे शक व शुबा हमें क्यों होना शुरू हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर इनफैक्ट कि ये जो अटैक भारत ने किया और ये जो उसके बाद प्रोपोगंडा किया, F-16 हुआ या G7 थंडर हुआ, एक परसेप्शन भारत ने एक अरसा दराज से बनाई हुई थी कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है और मैं जब चाहूँगा पाकिस्तान पे अटैक करूँगा और उनको कर दूँगा। उसका जो मुद्दी के इलेक्शन का जंगी जुनून है ना, मेरा ख्याल है उससे वो बिल्कुल पागलपन के दर्जे से भी आगे पहुंच चुका। कोई चीज चोरी नहीं, उसका दिमाग चोरी हो चुका है। अच्छा। पाकिस्तान ने ना कभी जंग की बात की ना जंग की कोशिश की। पहले दिन ये बड़े बहादुर कमांडो दुनिया की राह एजेंट बनते हैं कि जी राह इंटेलिजेंस बड़ी जबरदस्त है, 12 तैयारे आए और दो दरख्त गिराए, ये तो इनकी कॉम्पिटेंसी है। अगले दिन फिर पाकिस्तान ने अमन की बात की और कहा कि हम अमन चाहते हैं, अगर आपको कोई पुलवामा जो आपने खुद करवाया लेकिन उस पर कोई ऐसे एविडेंस आए तो पाकिस्तान ने 2 जहाज गिरा दिए। इसको इस दफा दरअसल भारत ने ऐसा बेसलेस प्रोपेगेंडा किया जो मादी में 70 साल करता रहा, लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त हुकूमत ने और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बर वक्त टाइम उन्हें जवाब दिया। अच्छा। इस पर पूरी दुनिया ने ना सिर्फ उनके झूठ को एक्सपोज किया बल्कि खुद भारत में उनके दफाई तजिया निगार, उनके जर्नलिस्ट, उनके दानिश्वर, उनके पॉलिटिशियन मोदी से सवाल करने लग पड़े। भाई दहशतगर्द तो आप अपने एक इलेक्शन के लिए पूरे खित्ते को जंग की तरफ धकेल रहे हो। तो मेरा ख्याल है कि वो जो गुफ्तगू माजी में करता रहा था, जिसकी वो ले रहा था कि जी पाकिस्तान दहशतगर्द है, पहली दफा दुनिया में एक्सपोज हो गया और मोदी अब बैलेंस नहीं रहा, उसका दिमाग चोरी हो गया। वो तकरीर कुछ कर रहा होता है, अल्फाज कुछ होते हैं तो मकसद कुछ होता है। तो पहली दफा पाकिस्तान की बेहतर हिकमत अमली ने इंडिया को डिफेंसिव कर दिया। बिल्कुल सही। आमिर ज़िया साहब, आप भी इत्तफाक करेंगे इस बात से। इसके साथ एक बात जो है वो मैं जोड़ूंगी इसके साथ कि ये जब दुनिया मानती है इस चीज़ को कि कश्मीर फ्लैश पॉइंट है, जैसे मैंने अभी कहा कि कोई एक सेशन लेटर भी मौजूद नहीं है, तो हम क्यों कामयाब नहीं हैं उस तौर पे कश्मीरियों की जद्दोजहद को दुनिया में मनवाने के लिए, उनकी कुर्बानियों को, उनके ऊपर मजालिम को हाईलाइट करने में? क्यों पाकिस्तानी हमेशा जो है घूम फिर कर निशाना बन जाता है इस इल्ज़ाम का कि दहशतगर्दी की पनाहगाहें जो हैं वो हमारे मुल्क में हैं? बात यह कि बैनुल-अक़वामी जो सियासत होती है वो उसूलों पर नहीं होती है, उसका जो ज़्यादातर इन्हिसार होता है वो मफादात पर होता है। तो आज आप देखिए कि अगर अमेरिका के और भारत के स्ट्रेटेजिक जो हैं वो ताल्लुकात बढ़ गए हैं और उसमें न सिर्फ डिफेंस है बल्कि उनके बहुत अज़ाइम हैं उसके इस खत्ते के हवाले से, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत को एज ए काउंटर वेट टू चाइना जो है इस्तेमाल किया जाए। तो यकीनन वो इंटरेस्ट उनके बहुत गालिब हैं और इस रीजन में एक बालदस्त क़ुव्वत के तौर पर भारत को मनवाया जाए। जब हम बात अमेरिका की करते हैं तो ज़ाहिर उसके पीछे मगरब भी है। तो जो मगरबी ममालिक हैं तो वो असूलों को बुनियाद पर ये चीज़ नहीं करे, क्योंकि भारत का इतना ज़्यादा माशी क्लाउट है, वहाँ पर कहते हैं ना 1 बिलियन 30 करोड़ की वो मार्केट है, उसकी वजह से उनके माशी मफादात हैं। तो उसकी वजह से हम समझते हैं कि जो पाकिस्तान का केस मजबूत होते हुए भी और ये होते हुए भी कि मकबूजा कश्मीर में दिन रात जो है भारत जो है रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा कर रहा है, कश्मीरियों को कहते हैं ना पैलेट गन्स का निशाना बना रहा है, कत्लो गारत गरी जारी है। हम असूलों की बुनियाद पर अपने इस बात को सेल नहीं कर सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो है कुर्बानियाँ रायगा जाती है। बात ये होती है कि आप जो है किस तरह से कोशिश करते हैं और क्या हिकमत अमली बनाते हैं। तो हुआ ये है कि इस मरतबा जो मोदी साहब ने एक गैम्बल लिया था कि वो जो फिल्मी डायलॉग बोला करते हैं कि जी हम घुस के मारेंगे, तो जब उन्होंने घुस के मारने की कोशिश की एक तो उनका हमला जो था वो नाकाम हुआ, उसके कोई और वो सवालिया निशान जो है भारत में हिज़्ब इख्तिलाफ भी उठा रहा है। अच्छा, उसके जवाब में पाकिस्तान ने जिस मौसर अंदाज से डिप्लोमेटिक सतह पर भी और दिफाई सतह पर भी जो जवाब दिया, तो जाहिर है उनके लोग अब सवाल करते हैं कि जनाब आप कहाँ खड़े हुए हैं। तो वो चीज़ जो है उसकी वजह से ये भी हुआ कि जो कश्मीर का मसला था, आपने बिल्कुल सही कहा कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनकर पूरी दुनिया में इंटरनेशनलाइज हो गया। तो भारत को इस मामले के अंदर एक सुबकी तो हुई है, लेकिन ये मत समझें कि उसका जो इस वक्त बैनुल-अक़वामी जो सफारतकारी हो रही है उसके ऊपर दबाव का जो ज्यादा मेरे ख्याल में शिकार होगा वो पाकिस्तान होगा, क्योंकि भारत ने जो एक पूरा बयानिया बनाया है
दहशतगर्दी के खिलाफ उसके ऊपर हमें बड़ा सोच समझ कर अपनी पॉलिसी को वजह करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैं इसी अपना सवाल जो है वो अगला रेज करते हुए ब्रेक की तरफ जाऊंगी। FATF की लिस्ट की तरफ भी इशारा किया जा रहा है, अगले महीने उनके भी मुज़ाकरात जो है मतवक्को हैं कि और डू मोर का मुतालबा जो किया जा रहा है। जबकि याद रहे कि अभी जब ये पुलवामा का वाक़या हुआ है पाकिस्तान ने डिनाई किया, लेकिन पूरी दुनिया ने इस दहशतगर्दी के हमले को नॉन स्टेट एक्टर्स के बजाय पाकिस्तान के साथ जोड़ा है। तो क्या क्या कुछ हमें मजीद करना और क्या हम वो करने में कामयाब हो रहे हैं, ब्रेक पहले और फिर इस हवाले से बातचीत करेंगे। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल किया था जो मैं चाहूँगी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब आप इसका जवाब अगर दे सकें कि सर इस दफ़ा दुनिया ने पाकिस्तान को टारगेट किया। जॉन बोल्टन के साथ भी जो स्टेटमेंट मंसूब की गई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंडिया को अपने दिफा का हक है। पाकिस्तान को उन्होंने कहा, नॉन स्टेट एक्टर्स का नहीं जिक्र किया, उन्होंने नहीं कहा कि कोई ऐसी कलदम तंजीम ने जो है जिससे जिम्मेदारी भी कबूल की। आप समझते हैं कि पाकिस्तान को कुछ और भी करने की ज़रूरत है? नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद की बात हो रही है एंड वी आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन, या अभी भी कुछ रहता है? जी देखिए, वो आमिर रियाज साहब ने एक बात तो क्लियर कर दी कि दुनिया कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। यहाँ पर फैसले जो हैं हक की बुनियाद पर और जस्टिस की बुनियाद पर, अखलाकियात की बुनियाद पर नहीं होते। इस बात को तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि दुनिया उसका साथ देती है जो अपने आप को मनवाता है। हालांकि हमारे बड़ी मुखालफत थी, लेकिन जब आपने देखा एक छोटा सा वाक़या पेश आया जिसमें हमने अपना दिफा किया, उसके बाद हमने कुछ अच्छे जेस्चर्स पेश किए, तो दुनिया के तेवर में आपने तब्दीली भी देखी। इससे पहले आपने ये भी देखा कि कश्मीर खुद ब खुद इंटरनेशनलाइज हो गया, चाहे दुनिया चाहे या ना चाहे, भी सभी कह रहे हैं कि फ्लैश पॉइंट वही है। इससे पहले के जो वाक़यात हैं जिसमें UNO के ह्यूमन राइट्स कमेटी की बात है, उनके जो प्रेसिडेंट इधर आई थी उनकी बात है, उनके जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने क्या कहा, UK की असेंबली, UK की जो पार्लियामेंट है उसकी बात है। तो काफ़ी सारी बातें ऐसी, इतनी मायूस कुन सूरत हाल नहीं है कि कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। ठीक है। लेकिन असल बात यह है कि हमें इस चीज़ का बिल्कुल इदराक होना चाहिए कि हमें अपनी जंग खुद ही लड़नी है। इसका ये मतलब कतन नहीं है कि हम डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर कोशिश ख़त्म कर दें, वो हमें जारी रखनी पड़ेगी। और आपको मालूम है कि बहुत सारे मुल्क, चाइना बेशक खामोश रहा, उसने न्यूट्रलिटी शो की, लेकिन वो शायद इसलिए ताकि वो बातचीत दोनों मुल्कों की करवा सके। अदरवाइज़ आपको पता है कि उनके हमारे ताल्लुकात कहते हैं। तुर्की का आपको पता है, OIC ने अपना बयान दिया, तो इतने भी हम वो अकेले जो है नहीं है। लेकिन बात यह है कि वो जैसे कहते हैं ना कि कब्ज़ा सच्चा और दावा झूठा, तो वो कब्ज़ा चूँकि कश्मीर के ऊपर है हिंदुस्तान का, और एक वो बड़ा मुल्क है, उसका एक क्लाउट है, उसकी ये सारी वजूहात हैं। इसी से आप जोड़ लें जो आपने FATF की बात की थी कि अगर IMF के ऊपर जिन मुल्कों का इंडिया की शमूलियत की बात भी गर्दिश कर रही है, वो तो शायद हाँ जी, वो हो सके या ना हो सके, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आप ये देखें कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, बाकी जो इदारे हैं इंटरनेशनल लेवल के, उनके ऊपर एक असर रसूख है उन मुल्कों का जो ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और जो पावरफुल माने जाते हैं। तो इसमें हमें कोई शिकायत करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इन्हीं हालात में, इसी इन्वायरमेंट में हमें अपनी जगह बनानी है और अपने दोस्तों में इजाफा करना है, दुश्मनों में कमी करनी है, और जो अब लोगों के स्टेक यहाँ पे बिल्ड करने हैं जैसे कभी हो रहे हैं। जब वो स्टेक बिल्ड हो जाएंगे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह। देखें, जब चीन का CPEC है, सेंट्रल एशिया ने यहाँ से गुजरना है, रूस के यहाँ पर गुजरगाह बनेगी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो जब ये मामला होंगे तो बड़े हालात आपको चेंज नजर आएंगे। बिल्कुल सही। जी हाँ जी। अच्छा, मैं भट्टी साहब आपकी तरफ आऊंगी थोड़ा सा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को लेते हुए कि आज वज़ीर आज़म साहब जो है वो तशरीफ लाए पंजाब में, और लेकिन फिर काबीना के इजलास की सदारत जो है वो खुद कर रहे हैं। जब वसीम अकरम सानी यानी उस्मान बुज़दार साहब पे इतना मुकम्मल यकीन है उनको, तो फिर वो क़यादत मुकम्मल तौर पे डिसीजंस जो हैं पंजाब के, वो क्यों नहीं पंजाब हुकूमत लेती उस तरह से? वज़ीर आज़म को आकर शेयर क्यों करना पड़ता है काबीना के इजलास को? अच्छा फरा, मुझे अब पता चला पंजाब में कोई हुकूमत है। अच्छा, कब आई है? मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं दरअसल 6 माह से ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई हुकूमत नज़र आ जाए। ये जो क्या आपने कहा मज़ेदार या पता नहीं क्या, बुज़दार साहब का मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नहीं समझ आई। पाकि मेरी 26-27 साल हिस्ट्री में पिछले हफ्ते 4 दिन लाहौर से कूड़ा नहीं उठाया गया। 4 दिन कूड़ा, लाहौर की सड़कों पे कूड़ा पड़ा रहा, क्योंकि इधर मेयर है मुस्लिम लीग नून का, DC को ये इख्तियारात नहीं देते, DC 10 जगह गई है, काम नहीं कर रहा।
पिछले 6 माह में हर रोड में कोई एक पैच नहीं लगा। महंगाई हद से क्रॉस हो गई। जब आप ट्रेनिंग के सेंटर के लिए पंजाब जैसा सूबा जिसमें 62% पॉपुलेशन हो और उसे ट्रेनिंग सेंटर बना के किसी ऐसे शख्स को दे दें जो बेचारा गधा गाड़ी भी नहीं चला रहा और उसे कह रहे हैं F-16 चलाए, तो फिर उसका वही हाल होगा जो मोदी के साथ हो रहा है। झूठ बोलता बोलता मोदी एक्सपोज हो गया ना। मुझे तो आज पता चला कि पंजाब में कोई वजीर आला भी हैं। तो मेरी समझ से बाहर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों ये चाहते हैं कि वो इस्लामाबाद रह के पंजाब भी चलाएं, KPK भी चलाएं और फेडरल भी चलाएं। तो जो लोग अपने काम नहीं करते, दूसरे की कोशिश करते हैं, तो अपना काम भी भूल जाते हैं और उसमें भी नाकाम हो जाते हैं। ठीक है, मेरी समझ से बाहर है। मैं छोटी सी बात दे दूं ना, ये बड़ी साफ चली, शफाफ चली, पता नहीं कहां चली, किधर चली, कैसे चली। कहते हैं हमारी हुकूमत पे करप्शन का एलिगेशन कोई नहीं है। लास्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर मोहतरम इमरान खान साहब लाहौर तशरीफ लाए, उन्हें पता चला, बताया गया कि उनका एक बहावलपुर से मिनिस्टर ने करप्शन की इंतहा कर दी। एविडेंस दिए गए, उस पे खुद पीएम ने 3 इंक्वायरी कराई, तीनों में करप्शन साबित हो गई। फिर उन्होंने अपने सीएम, ये जो है ना, पता नहीं सीएम कमेटी है, सीएम को या सीएम चीफ मिनिस्टर है, मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता, उन्हें कहा किक हिम आउट, इस पे पर्चा कराओ। आज भी वो मिनिस्टर वहां है, आज भी वो पैसे ले रहे हैं DFC चेंज करने के। तो कहां की हुकूमतें ये जब अपोजिशन में होते हैं, हमारे आपका मतलब क्या है कि हम आवाम दोस्त वजीर आजम के अहकामात भी नहीं फॉलो हो रहे, यानी उनके अहकामात के बावजूद भी अगर नहीं कार्रवाई की गई तो फिर कौन है सुप्रीम पावर? फरा मुझे तो समझ नहीं आती। कहते ने ना आप किसे जई ना तो गल करनो रही ना। इन्हें आप PTI के किसी लीडर से लें, उन्हें पूछें जी आरिफ हमीद भट्टी साहब ने ये खबर दी है, क्या ये खबर गलत है या ठीक है, तो मैं माजरत कर लूंगा। क्या PM के इल्म में नहीं उनका मिनिस्टर करप्शन कर रहा है? क्या IB और स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्टें नहीं दी? क्या रिपोर्टें उनके पास नहीं है? सर अगली खबर भी तो देना कि वजीर आजम के अहकामात पे क्यों नहीं अमल दरामद हुआ? वज़ीर आज़म अगर नोटिस तरक्की करनी है ना, आपने कामयाबी करनी है, तो आपने पिछली हुकूमत का सफर जारी रखना, करप्शन में जारी रखना, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता, ठीक है। अब अपोजिशन में थोड़ा, अब तो भट्टी साहब का एक जो है चौंका देने शाफ, लेकिन ब्रेक के लिए रुकने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। ब्रेक पे जाने से पहले आरिफ हमीद भट्टी साहब ने एक बड़ा जो है ब्रेकिंग हमारे सामने की। उन्होंने कहा कि उनके इल्म में है और उनकी स्टोरी है ये कि बहावलपुर से ताल्लुक़ रखने वाले जो MP हैं उनकी करप्शन की रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म के सामने हैं और वज़ीर आज़म इस बारे में अहकामात भी दे चुके हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ही स्टिल वर्किंग। आमिर ज़िया साहब, आपने भी सारी बात सुनी है और उसके साथ साथ DC और मेयर के दरमियान इख्तलाफात, जिसका नतीजा कूड़ा नहीं उठाया जा रहा क्योंकि मेयर जो है वो मुस्लिम लीग नून के हैं। यही कहानी जो है ये कराची में है। आप देख रहे हैं कि इस पावर कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा जो है वो अवाम इसमें बुरी तरह से पिस रही है। तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का क्या देख रहे हैं आगे मुस्तकबिल? देखिए, पहली बात हुई कि आरिफ हमीद भट्टी साहब के पास एक्सक्लूसिव खबरें होती हैं और उससे तो मुकाबला किया नहीं जा सकता। जो उन्होंने कहा यकीनन इनके पास मालूमात हैं। बात ये जो संजीदा, अगर हम उसमें नोट पे बात करें, इन्होंने भी बहुत ऐसी बात की जिस पर PTI की क़यादत को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि पंजाब सबसे ज़्यादा अहम सूबा है और वहाँ पर लोगों की तवक्कुआत बहुत हैं और उनका मुकाबला शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी से, जिन्होंने कम से कम सेंट्रल पंजाब में बड़ा चकरजौंद करने वाले मंसूबे दिखाए, बनाए। नहीं मुतारिफ हो सका, मेडिसिन की कीमतों में इजाफा हो गया, बिजली और गैस के नर्ख तो चले पूरे मुल्क को ही हिट कर रहे हैं, तो लेकिन पंजाब में ये दोनों मैं आ रहा हूँ उसी तरफ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पब्लिक, जो असल में जो इशू आया है पंजाब गवर्नमेंट के साथ और उस्मान बुज़दार साहब के साथ, कि पब्लिक परसेप्शन जो है PTI सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रही। उसके मैनेज करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी कारकर्दगी जो है वो बेहतर करें, रियलिटी इतनी मजबूत करें, हकीकत इतनी मजबूत करें कि ये मसला ना हो। अच्छा, जहाँ तक ये जो गैस और बिजली के बिलों का ताल्लुक है और जो महंगाई का ताल्लुक है, तो बहुत सारी चीज़ें इस हुकूमत ने इनहेरिट की हैं। PTI हुकूमत ने इतनी माशी तौर पर ज़बूहाल इनको मईशत मिली है कि उसमें अब कोई चारा नहीं था कि तवानाई के
के शोबे का जो बहरान है वो इतना बड़ा बहरान है, और जिस तरह के मुआहदों ने PMLN ने जो किए माजी में, जिस तरह से जकड़ा गया है कि आप उनकी कैपेसिटी यूज़ करें ना करें, लेकिन हुकूमत को कुछ ना कुछ इसके ऊपर रकम सर्व करनी है। हमारा जो एक कहते हैं ना LNG डील पर तनकीद करती रही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, अब इजाफी कोटे के लिए भी डील्स जो है वो करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को कि मतलब आप पहले या तो तनकीद ना करें, कर रहे हैं तो अब आप उसमें खुद ही मुज़ाकरात कर रहे हैं इजाफी कोटे के लिए। कोई और ऑप्शन बात ही कि कोई हनीमून पीरियड मिला नहीं है इनको हनीमून पीरियड मिला नहीं है। सर मुंडाते ही ओले पड़ गए कि भारत के साथ कशीदगी भी जारी है, मईशत भी ज़बू हाल है, इदारे जो हैं बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में है, यकीनन बहुत चैलेंजिंग काम है। और उसमें जब आपके सामने उस्मान बुज़दार जैसी शख्सियत आती हैं तो लोग हक बजानिब है सवालिया निशान उठाने में कि भाई कि इनका क्या माजी रहा, इनका क्या कारकर्दगी का पैमाना है। तो क्रिकेट मैच में वसीम अकरम को पैदा करना आसान काम है, 4 ओवर में पता चल जाता है। हुकूमत में सियासत जो है वो 2020 मैच नहीं होता, वो 5 डे मैच भी नहीं होता। ठीक है, अच्छा मैं जी भट्टी साहब एक और चीज़, ये जो बीमारी की खबरें आ रही हैं ये बड़े सीरियस एलिगेशन है। जब हुकूमत ये कह रही है कि आप जिस मर्जी हॉस्पिटल से जाके इलाज करवा लें, तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ये एलिगेशन कि हुकूमत ने डॉक्टरों को काम करने से रोक दिया है और उन्हें सिर्फ उनकी तशख़ीस के लिए कहा गया था, इलाज के लिए नहीं, तो ये तो बड़ी बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। फरा एक तो मैं आमिर साहब बड़े सीजन और क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, गुजारिश है कि कूड़ा उठाने में वर्ल्ड बैंक और IMF के पास जाने की जरूरत नहीं है। यकीनन माशी हालत इनको बेहतर नहीं दुरुस्त कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा गुड गवर्नेंस देने में कोई नुकसान नहीं है। ना वर्ल्ड बैंक के पास है ना कर्जे हैं, सिर्फ अच्छे ऑफिसर लगाने हैं, ईमानदार अफसर लगाने हैं, क़यादत अच्छी रखनी है, लीडरशिप बेहतर रखनी है जो लोगों को डिलीवर कर सके। एक बंदे का डोमिसाइल बनना है, उसे 10,000 क्यों देना पड़े? LDA में करप्शन का मिनिमम रेट एक ट्रांसफर का 1 लाख से बढ़ चुका है। अब बताइए इसमें कौन सी चीजें हैं? लेकिन बदकिस्मती इसको भी छोड़ दें। अब आपने मियां नवाज शरीफ, मुझे बड़ा दुख होता है, इतना मेरा प्यारा प्राइम मिनिस्टर लाल मटोल आज 4 देसी अंडे खाए, इसका जेल सुप्रीडेंट को ले लेना इन पे, अनार का जूस पिया, माल्टों का जूस पिया, आलू गोश्त और मछली की बोटियों वाले आलू गोश्त खाए। तो सर वो खाए अल्लाह उनको सेहत जिंदगी दे। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि वो बीमार नहीं है, सिर्फ लंदन जाना चाह रहे हैं। नहीं 100 दफा खाएं, 1000 दफा खाएं, कितने कैदियों को ये सहूलत है। मैं आती हूँ आपकी तरफ खालिद नईम साहब, लेकिन उससे पहले शहबाज गिल साहब को हमने इस वक्त तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ हैं। शहबाज गिल साहब, भट्टी साहब का ये कहना है कि बिल्कुल बीमार नहीं है, वो लंदन जाने के बहाने जो है वो ढूंढ रहे हैं। इतनी देर क्यों की हुकूमत ने? जब पहले ही आपने अगर ये ऑफर करनी थी तो उसी वक्त कर देनी थी। जब वो क्यों ये कह रहे हैं कि डॉक्टरों को तशखीस का सिर्फ कहा गया, उनको इलाज से मना किया गया? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए हुकूमत ने बिल्कुल देर नहीं की, हुकूमत पहले दिन से वो कर रही है जो आज जो हुकूमत ने किया वो हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी से निकल चुकी है। तो इसलिए आपको आज लग रहा है कि हमने आज कुछ किया। कुछ चीजें होती हैं वो आपकी नॉर्मल प्रोसेस में चलती हैं और वो गवर्नमेंट उसको नॉर्मली ऑपरेट करती हैं और वो पहले दिन से हो रहा है उन चीजों को। जैसे ही इनको बोर्ड ने रिकमेंड किया, इनको सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जाया गया, इनका टेस्ट हुआ PIC में, उस टेस्ट की रिपोर्ट्स आई, उसके बाद इनको जिन्ना हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। जबकि जिन्ना हॉस्पिटल में तो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज ही नहीं है, जबकि वो कार्डियोलॉजी के लिए PIC में ही जाना चाहिए था उनको। जी, बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे एंकर साहबान और हमारे कुछ सहाफी दोस्त, सारे नहीं, वो जितनी बार को एक्सप्लेन करे शायद वो सुनना नहीं चाहते। अब ये जो सवाल आपने किया है ये मैं जाती तौर पर 37 या 39 दफा मीडिया पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये गलत प्रोपेगेंडा है, ये झूठ है, ये दुरुस्त नहीं है बात। लेकिन आपने फिर सवाल किया तो मैं जवाब, आपकी बात मान ली कि दुरुस्त नहीं है, लेकिन सर अब भी तो आपने लेटर में लिखा है ना कि जहां वो जाना चाहे हम वहां लेके जाने के लिए तैयार हैं। जवाब देने दीजिएगा जी, अब मुझे जवाब देने दीजिएगा। जी। अब इश्यू ये है कि जब एक मरीज, उसको गुर्दों का भी मसला हो, डायबिटीज की हो और हार्ट की हो, तो उसको ऐसे हॉस्पिटल में आपने भेजना होता है जो फुल फैसिलिटी हो। अगर आप उसे फुल फैसिलिटी हॉस्पिटल में ना भेजें तो वो लीगली क्राइम है। कल को उसके कॉन्सिक्वेंस उस बंदे को फेस करने पड़ेंगे, ऑफिसर को, जिसने हॉस्पिटल सेलेक्ट किया होगा। नंबर 1। नंबर 2, सर्विसेज हॉस्पिटल 40 साल में ये वाहिद एक जगह बना के गए हैं जिसमें एक कमरा है जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रखा जा सके, जो उनकी शान शान तो नहीं लेकिन उसके करीब करीब है। अब जो PIC है, जो कार्डियोलॉजी है, ये भट्टी साहब आपके पास मौजूद है, ये लाहौर से हैं, ये आपको बताएंगे कि सर्विसेज हॉस्पिटल का वो हिस्सा है। हाँ, वो एक अलग इंस्टीट्यूट है लेकिन वो सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर बना हुआ है। तो 2 वजह है सर्विसेज हॉस्पिटल में भेजने की। पहली वजह ये थी
पहली वजह ये थी कि वहां पे एक बेहतर कमरा मौजूद था, दूसरी वजह ये थी कि वो फुल फैसिलिटी हॉस्पिटल है, एक्सेप्ट कार्डियोलॉजी और कार्डियोलॉजी। अच्छा, अगर आपकी सारी बातें सही है शहबाज गिल साहब, तो अब क्यों लिख रहे हैं आपके वो जहां भी जाना चाहे गवर्नमेंट वहां उन्हें? अब इसलिए लिख रहे हैं कि क्योंकि बार बार आके पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो हमें बार बार, अगर कल दोबारा प्रोपेगेंडा करेंगे मैं फिर लेटर भेजूंगा, ठीक है, अगर परसों फिर प्रोपेगेंडा होगा मैं फिर लेटर भेजूंगा, ठीक है, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, तो वो तो करना पड़ेगा हमें। अच्छा, बिल्कुल जितनी बार करेंगे। भट्टी साहब, उसके बाद इनको जिन्ना हॉस्पिटल में मूव किया गया। जिन्ना हॉस्पिटल में जो एमएस थे जिन्ना हॉस्पिटल के, उनसे मेरी जाती तौर पर बात हुई, आप अभी उन्हें शो पे लीजिए, वो आपको बताएंगे, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, ठीक है सर, पार्टी के एम्प्लॉई नहीं है। ठीक, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सर क्वेश्चन जो है ना, जो आपकी हुकूमत के साथ जाके जुड़ता है, आरिफ उम्मीद भट्टी साहब ने अभी कहा है कि भावलपुर के आपके एमपीए की करप्शन की जो सारी चीज़ है वो इन्होंने भी फॉरवर्ड की है वो स्टोरी, और अभी इन्होंने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया है कि वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में क्या कोई इस तरह की बातें भी हैं कि वज़रा की मज़ीद तब्दीलियाँ जो है वो भी सामने आ रही हैं पंजाब काबीना में? शहबाज गिल साहब, हुए तो जिन्ना हॉस्पिटल में, मैं देता हूँ इसका जवाब, जिन्ना हॉस्पिटल में जो एमएस थे उन्होंने इन्हें बहावलपुर का वजीर जिन्ना अस्पताल में कहाँ आ गया भाई? सर्विस अस्पताल में जो आपने उनको कमरा दिया है वो सरीना के प्रेसिडेंशियल स्वीट से भी ज्यादा बेहतर है। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल एमएस ने ये कहा कि यहाँ फुल फैसिलिटी मौजूद है, हर तरह की इक्विपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, आप अगर यहाँ पे करवाना चाहते हैं अपना प्रोसीजर तो हम करने को तैयार है। फिर वहां पे जो बोर्ड बना उसके बारे में इन्होंने मीडिया में आके प्ल्यूट किया जी उसमें गायनाकोलॉजिस्ट है, इतना बड़ा फिर झूठ बोला गया। वो गायनाकोलॉजिस्ट इसलिए है कि उस हॉस्पिटल का एमएस गायनाकोलॉजिस्ट है, ठीक है, और बाय विर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन उसी ने बोर्ड का हेड बनना है, लेकिन उस बोर्ड के अंदर 6 कार्डियोलॉजिस्ट है, उस बोर्ड के अंदर 6 और लोग हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं, सारे लोग हैं। तो इनका काम है स्क्रीन करना, इनका काम है हर चीज के ऊपर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देना। अब हमें उसको करेक्ट करना पड़ता है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ जो आपने पूछा वज़रा के ऊपर। तो वज़रा की बिल्कुल तब्दीली जो है कुछ की हो सकती है, बहुत सारे वज़रा की नहीं, लेकिन कुछ वज़रा की तब्दीली अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक ना हुई तो बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और इसको रिव्यू किया जाता है, रेगुलरली रिव्यू और क्या वाकई वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में है इस तरह की करप्शन की कोई दास्तान जो आरिफ भट्टी साहब ब्रेक कर रहे हैं? मैं क्योंकि आरिफ भट्टी साहब के साथ नहीं था जब वो आपको कोई, सर मैंने आपको बताया, उन्होंने भावलपुर के एमपीए का जिक्र किया है कि उनकी करप्शन की बात जो है वज़ीर-ए-आज़म के सामने डिस्कस मैं फरा आपके प्रोग्राम की रोशनी बना देता हूँ। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब आज आए होंगे, मुलाकात हुई होगी। एक समी चौधरी है बहावलपुर से, फूड मिनिस्टर है, उनकी अपने मिनिस्टर सेक्रेटरी से भी नहीं बनती, 3 करप्शन की रिपोर्टें हैं। अगर आपको आपके प्राइम मिनिस्टर ने और सीएम ने नहीं बताई तो मैं जनाब को व्हाट्सएप कर देता हूं ताकि आपको सच बोलने में आसानी हो। जी गिल साहब, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है झूठ बोलने के लिए। मेरा काम है जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास हो, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आपकी खबर बिल्कुल गलत है या आपकी खबर दुरुस्त है कि ये कोई बात हुई कि नहीं, क्योंकि ये बात बिल्कुल मेरी इन्फॉर्मेशन। तो फिर सर आप किस चीज पे बेस करके कह रहे हैं कि कुछ और वज़रा की तब्दीली मतवक्को है? जो आप कह रहे हैं कि कुछ और वज़रा की तब्दीली भी हो सकती है, वो किस चीज पे बेस कर रही है? नहीं, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि एक जो जनरल हमारी स्ट्रेटेजी है वो ये है कि जी हमने परफॉर्मेंस को एवेलुएट करना है कंटिन्यूसली, ठीक है, और ये पहले दिन से डिसीजन है खान साहब का कि जो लोग परफॉर्म नहीं करेंगे उन्हें चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो मैं उस तनाजर में आपको ये कह रहा हूँ, आज भी उन्होंने 6 डिफरेंट मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस एवेलुएट किया। जी ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि उन 6 में से 6 को अच्छा शहबाज साहब माफी चाहता हूँ, मुझे भी रोकना पड़ता है। उनकी ये स्ट्रेटेजी है कि जो परफॉर्म नहीं करेगा चेंज करेगा, जो करप्शन करेगा उन्हें और मजबूत करेंगे। क्या पॉलिसी है ये? उन्हें सीनियर मिनिस्टर बनाया जाएगा? जरा पॉलिसी से हमारी भी रहनुमाई कर दे। हमने तो हमेशा इमरान खान को ऑनेस्ट पाया है। भट्टी साहब, आपको पता है कि खान साहब के दुश्मन भी ये जानते हैं कि वो फाइनेंशियल करप्शन को कभी टॉलरेट नहीं करते, ये आपको पता है। लेकिन अब जो बहुत शुक्रिया गिल साहब, बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब। नहीं पता ओके कि ये उनके नॉलेज में ऐसी कोई चीज है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। एक ब्रेक के लिए रुकूंगी और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे।
खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नईम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे थ्रू आउट ये जो पीछे गुफ्तगू चल रही थी सर, ये बीमारी पर सियासत के हवाले से। बुनियादी तौर पे जी मैं ये कह रहा था, मैं किसी सियासी कंट्रोवर्सी में तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं चूंकि इस पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं 2-3 बातें सिक्का बंद आपको बता दूँ। नंबर 1 ये कि इंडिविजुअल्स की सिंसेरिटी से निज़ाम की ख़राबी दूर नहीं हो सकती, और इस निज़ाम की ख़राबी को दूर इसलिए नहीं किया जा सकता कि PTI की जो मेजॉरिटी है वो बहुत थिन है, लिहाजा हम जहाँ खड़े हैं इधर ही खड़े रहेंगे। भट्टी साहब की शिकायतें अपनी जगह, ये कोई शिकायत इनकी दूर नहीं हो सकती। बात यह है कि एक होता है फ़िलासफ़ी जो कि इमरान खान की बहुत अच्छी है, एक होती प्लानिंग जो उनकी टीम ने बड़ी अच्छी कर दी है, एक होती एग्जीक्यूशन जो कि ब्यूरोक्रेसी ने करनी है। एग्जीक्यूशन की मशीनरी नापैद है, एक तो होता है ना टूटी फूटी है, वो कोई काम करने को तैयार नहीं है, और इमरान खान साहब और उनकी टीम ने कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया जिसमें वो एग्जीक्यूशन की मशीनरी को ठीक करके अपनी जगह पर रखें। तो मेरा ये ख्याल ये है कि ये जब तक आप नाउमीदी का इजहार करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर, मैं बिल्कुल ना देखें, मैं नाउमीदी का इजहार नहीं कर रहा, मैं ये एक चीज़ पॉइंट आउट कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे जब तक आप मुल्क को गवर्नेबल छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं करते, आप इसको गवर्न नहीं कर सकते। इट इज सो सिंपल, इट इज अ साइंटिफिक फैक्ट, इट इज अ पॉलिटिकल साइंस फैक्ट। उसके बाद ये है कि देखें, आप जितने भी ऐलान कर लें, जो कुछ भी, इनका नाम है PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप सब लोग बैठे हैं, कोई मुझे बता दे, बाद में टेलीफोन करके बता दे कि इंसाफ के मैदान में हमने ये काम कर दिए और अभी लोगों को उनकी दहलीज पे इंसाफ मिलने लग गया है, या इंसाफ जल्दी मिलने लग गया है, या इंसाफ अच्छा मिलने लग गया है। तो बुनियादी तौर पे 1 इंच नहीं हिले अपनी जगह से, और उसकी वजह मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। द सिस्टम इज सच, चाहे